प्यास एक ऐसी चीज है जो जब लगती है तो इंसान को एक नई दुनिया दिखा देती है। या तो इंसान जीत जाता है या सीख जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक प्यास वो भी लगी थी जब एक पैगंबर की माँ सही करती रही और वो बच्चा पांव रगड़ता रहा और कुदरत ने जमजम निकाला, और जब वो जमजम फूटा तो आज तक और शायद रहती दुनिया तक, यकीनन जी रहती दुनिया तक वो चश्मा चलता रहेगा। एक प्यास वो भी थी लेडीज एंड जेंटलमैन जो करबला के मैदान में दुनिया ने देखी थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस प्यास ने भी रहती दुनिया तक रहना। उस प्यास ने हमें वो सबक दिए, वो रास्ते दिखाए जो शायद इंसानियत को कहीं भी ना मिल सके। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह की एक प्यास का सबक मैंने भी सीखा था। आज से चंद साल पहले जब मेरी माँ को गुर्दों का मर्ज हुआ और डॉक्टर ने उनका पानी बहुत कम कर दिया, तो उन लम्हे वो प्यास से तड़पा करती थी। मैं उन्हें पानी भी नहीं पिला सकता था। वो तड़प आज तक मेरी आंखों में घूमती है। ख़वातीनो हज़रात, वो लम्हे बताने के नहीं है, सिर्फ महसूस करने के। ऐसा ही एक प्यास का दर्द इस दुनिया के खित्ते में भी है। उस खित्ते पे मैं आपको क्या बताऊं। लोगों ने बड़े पैसे कमा लिए, लोगों ने बड़ा दिखाया, लोगों ने उस मर्ज को बेचा तो बहुत, लेकिन उसका हल नहीं दिया। ख़वातीनो हज़रात, वो प्यास अजीब सी प्यास है। वो चंद लोगों की नहीं है, वो लाखों लोगों की है। वो पूरा एक डिवीजन है। मुहक्किकीन कहते हैं कि किसी जमाने में यहां से दरिया गुजरा करता था, लेकिन न जाने कुदरत ने उसे क्यों आजमाना चाहा और उन्हें प्यासा रखा। ख़वातीनो हज़रात, वहां मादनियात भी है, वहां कोयला मिलता है, वहां नमक मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वहां के इर्द गिर्द के लोगों को खाने को नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। वो है हमारा खित्ता अराज़ी थर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, हिडन आई के अगले प्रोग्राम के साथ मोहम्मद नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का मौजू एक मुख्तलिफ मौजू है, क्योंकि हिडन आई आपको पता है कि आपको मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करते हैं, लेकिन यूनिक मौजूआत पे बात करते हैं। प्रोग्राम से पहले इंट्रो दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं किस मौजू पे बात करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यास एक ऐसी चीज है जो जब लगती है तो इंसान को एक नई दुनिया दिखा देती है। या तो इंसान जीत जाता है या सीख जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक प्यास वो भी लगी थी जब एक पैगंबर की माँ सही करती रही और वो बच्चा पांव रगड़ता रहा और कुदरत ने जमजम निकाला, और जब वो जमजम फूटा तो आज तक और शायद रहती दुनिया तक, यकीनन जी रहती दुनिया तक वो चश्मा चलता रहेगा। एक प्यास वो भी थी लेडीज एंड जेंटलमैन जो करबला के मैदान में दुनिया ने देखी थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस प्यास ने भी रहती दुनिया तक रहना है। उस प्यास ने हमें वो सबक दिए, वो रास्ते दिखाए जो शायद इंसानियत को कहीं भी ना मिल सके। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह की एक प्यास का सबक मैंने भी सीखा था। आज से चंद साल पहले जब मेरी माँ को गुर्दों का मर्ज हुआ और डॉक्टर ने उनका पानी बहुत कम कर दिया, तो उन लम्हे वो प्यास से तड़पा करती थी। मैं उन्हें पानी भी नहीं पिला सकता था। वो तड़प आज तक मेरी आंखों में घूमती है। ख़वातीनो हज़रात, वो लम्हे बताने के नहीं है, सिर्फ महसूस करने के। ऐसा ही एक प्यास का दर्द इस दुनिया के खित्ते में भी है। उस खित्ते पे मैं आपको क्या बताऊं। लोगों ने बड़े पैसे कमा लिए, लोगों ने बड़ा दिखाया, लोगों ने उस मर्ज को बेचा तो बहुत, लेकिन उसका हल नहीं दिया। ख़वातीनो हज़रात, वो प्यास अजीब सी प्यास है। वो चंद लोगों की नहीं है, वो लाखों लोगों की है। वो पूरा एक डिवीजन है। मुहक्किकीन कहते हैं कि किसी जमाने में यहां से दरिया गुजरा करता था, लेकिन न जाने कुदरत ने उसे क्यों आजमाना चाहा और उन्हें प्यासा रखा। ख़वातीनो हज़रात, वहां मादनियात भी है, वहां कोयला मिलता है, वहां नमक मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वहां के इर्द गिर्द के लोगों को खाने को नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। वो है हमारा खित्ता अराज़ी थर। ख़वातीनो हज़रात,
दुख तो बहुत है, बातें भी बहुत हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से करूंगा तो अजीब सा लगेगा। मैंने इसलिए कुछ लोगों को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जिन्होंने थर के ऊपर बहुत मेहनत की है, जो इसकी आवाज़ भी उठाते हैं, जो इन लोगों को उनके मसाइल को हमें बताते भी हैं, और सिर्फ बताते नहीं हैं बल्कि वहां जाके फिजिकली वो काम करते हैं। मैं उन लोगों को आपके सामने कुछ हकायक वो बताएंगे और आपको बताएंगे कि उन लोगों के गम और उनकी तकलीफें क्या हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले अपने चेयरमैन ह्यूमन राइट काउंसिल जमशेद हुसैन साहब का, जिन्होंने थर में बहुत काम किया। इनका काम लेडीज एंड जेंटलमैन कराची से लेके कश्मीर तक हर मौजू पे, फ़लस्तीन के ऊपर हर मौजू पे आप इनको देखेंगे, ये आपको वहाँ काम करते हुए नजर आएंगे। बड़ा नाम है इनका। थैंक यू चेयरमैन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में। दूसरी मेहमान ख़वातीन के हकूक़ पे बात करती हैं। सोच औरत के नाम पे एक तंजीम, एक रफ़ाई तंजीम के लिए काम करती हैं। रेहाना अजीज़ साहिबा चेयरमैन हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, आप हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, आपने बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। मौजू बहुत ज़बरदस्त और मुश्किल है। इस पे चेयरमैन साहब बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आती हम उनको वो फलाह क्यों नहीं दे सके। चेयरमैन साहब कहाँ से शुरू करेंगे इस काम को? देखें, शुरू तो इतने मसाइल हैं थर में कि गिनते गिनते हम थक जाएंगे, लेकिन मसाइल नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। थर में हर रोज़ एक फ़र्द ख़ुदकुशी कर रहा है मायूसी की वजह से। थर में कम उम्री की शादी होती है, शादी के पीछे रीज़न ये नहीं होता कि कम उम्री की शादी, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उसके बाप के पास खिलाने के लिए नहीं कुछ भी। कहता है मेरे पास रहेगी तो मर जाएगी, यहाँ जाएगी तो कम से कम भूख से तो नहीं मरेगी। इसी तरह से वहाँ की औरत जो है वो सारा सारा दिन पानी के पीछे ख्वार रहती है, और वो पानी की चंद बूंदों के लिए जो है ना वो सारी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर देती है, और उससे कुछ भी नहीं मिलता। आज भी थर के अंदर जो है वो कोयला है, जिस तरह आपने कहा मादनियात है, लेकिन थर में पानी नहीं है पीने के लिए। 110 जो है वो वाटर आरओ प्लांट लगाया है पीएस पार्टी की हुकूमत ने, और 110 में से 90 आरओ प्लांट ख़राब हो गए। एक आरओ प्लांट पर 1 करोड़ रुपये खर्च हुआ, तकरीबन 90 करोड़ 1 अरब रुपए ख़राब हो गए, और उनको पानी नहीं मिला। किसी की जो है ना वो मशीन ख़राब हो गई, कोई पानी का मसला था। असल में हम सब जो है ना वो थर के लोगों को नोच रहे हैं। NGOs वहाँ पर जो है ना लोगों को ORS तो देती है, लेकिन पानी नहीं देती। वहाँ पर आए दिन एक बच्चा जो है वो मोशन से या डायरिया से मर जाता है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। तो वो उस ORS का क्या करेंगे, उसके घर वाले क्या करेंगे? पानी नहीं है पीने के लिए, वो मर जाता है बच्चा वहाँ पर। आपने सुना होगा पिछले दिनों आए दिन वहाँ पर जो जचगी में अमवात होती हैं वो सबसे ज़्यादा थर में होती हैं। उसकी वजह यह है कि औरत के पास पीने के लिए पानी नहीं होता, और अल्लाह ताला ने इस बच्चे की तख्लीक की है पानी में, और उस औरत के पेट में पानी नहीं होगा तो तख्लीक किस तरह से होगी इस बच्चे की। इसी तरह से वहाँ पर जो है वो पानी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोग जो ना वो आए दिन वहाँ पर जो ना वो रोते हैं पानी के लिए। हमने कई दिनों से, कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, हम कई पानी के टैंकर लेकर गए, हमने कुएं खोदे, हमने दीगर चीज़ें की, लेकिन असल बात यह है कि वहाँ के लोगों को पानी तब मिलेगा जब हुकूमत थर कनाल लेगी, हुकूमत थर कनाल वहाँ भेजेगी। जब तक वहाँ पर कनाल नहीं जाएगी पानी का मसला नहीं हल होगा। आरओ प्लांट्स के ज़रिए से कोई रिश्वत के बाज़ार तो गर्म हो जाएंगे, कोई करप्शन के बाज़ार तो गर्म हो जाएंगे, लोगों को बुनियादी तौर पे उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे। इसी तरह से वहाँ के जो बच्चा है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक जगह है वहाँ पर जहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर जो ना वो मिडल तक स्कूल है, लेकिन वहाँ पर जो ना उन्होंने कॉलेज खोल लिया, यानी कि प्राइमरी स्कूल है लेकिन कॉलेज खोल लिया, लेकिन बीच में जो मैट्रिक तक का स्कूल है वो दूसरे तहसील के अंदर है। कम से कम जो ना उसके लिए 40 किलोमीटर उस बच्चे को जाना पड़ता है, जाकर वो कर ले। तालीम का निज़ाम वहाँ पर तबाह है, सेहत का निज़ाम वहाँ पर तबाह है, और सबसे बड़ी बात है कि प्यास इतनी है कि बुझती नहीं है, और जब तक वो प्यास नहीं बुझेगी उसके बुझने का एक ही तरीका है कि थर कनाल वहाँ पर दिया जाए, उनको पानी दिया जाए, उसके बगैर जो ना गुजारा मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छा। रेहाना अजीज़ साहबा, हमेशा से हमारे यहाँ ज़िंदगी की एक इकाई, या ये नहीं कि समझे हमारी ज़िंदगी का एक बैलेंस है खातून। आप तो वहाँ बहुत क्लोज काम करके आई हैं, ख़वातीन के कौन कौन से मसाइल देखे वहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जब हम गए थे तो हम इसी पानी के मसले को, क्योंकि हमने सुना था कि थर के अंदर जो है वो मेन जो है इशू वहाँ का पानी है, पानी नहीं है, और ये एक मेजर इशू है। जब हम गए और हमने वहाँ पर देखा तो पानी के अलावा भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। पानी का पे तो बहुत सारे बोल रहे हैं लोग कि पानी का मसला है और ये इशू है। वहाँ पे जाकर जब हमने देखा तो एजुकेशन मेजर प्रॉब्लम, पानी के अलावा अगर पानी से हटकर हम बात करें, कुरान इवन के देखें, कुरान दीन हमारा ऐसा है कि हमें भी बहुत सारे लोगों के तवस्सुत से ये हम तक पहुँचा है, और यह शुरू से अंबिया का काम रहा है कि वो उन्होंने इस चीज़ को फैलाया है।
وہاں کے لوگوں کو قرآن کا ہی نہیں پتہ کہ سیدھا کیسے پکڑنا ہے اور اس کو کس طریقے سے اس کو سیدھا کیسا ہے, یعنی کہ وہ غلط اس کو پکڑ بھی غلط رہے تھے ان کے, مطلب یہ بھی ان کو نہیں پتہ تھا جب ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. پھر ہم نے یہ, میں نے اور جمشید صاحب نے مل کے یہ کیا کہ ان کے لیے کوئی ایسا ٹیچر وہاں پہ ہائر کیا جائے جو ان کو قرآن کی تعلیم دے. تو میں پانی کی ٹاپک کی طرف آؤں گی کیونکہ میجر یہی ایشو ہے, لیکن میں آپ کو اور اس کے علاوہ تھوڑے سے ایشوز وہاں کے بتا رہی ہوں کہ یہ سارے ایشوز بھی ہیں کہ وہ ان کو, اچھا یہ جو خودکشی ہو رہی ہے اور باقی جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں یہ ساری دین کی کمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خودکشی حرام ہے. اب انہوں نے پڑھا ہی نہیں, اگر قرآن کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھیں گے وہ, تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ مایوسی حرام ہے, مایوسی کفر ہے, خودکشی حرام ہے. یہ سارے مسئلے مسائل جتنے بھی وہاں ہیں ان کی لیکنگ آف نالج کی وجہ سے. اگر نالج ان کو دے دی جائے, ایجوکیٹ ان کو کر دیا جائے, تو میرے خیال سے وہ اپنے ہائی اتھارٹی کے پاس جا کر خود ہی اپنے پرابلم سالو کر دیے جائیں گے. ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے ان کو تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کب تک کوئی ان کو پانی اس طرح سے بیٹھے بیٹھے دیتا رہے گا, کتنا لے جا کر دیں گے, کیا کریں گے. اب ایک کنواں ہے, 4 گاؤں ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ 75% ڈے ان کا اس پانی کی تلاش میں جاتا ہے. اب وہ ایک عورت ہے, اس کا بالکل نیو بورن بیبی ہے, اس بچے کو چھوڑ کر جانا اور وہاں پہ لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے رہنا اور اپنی باری کا انتظار کرنا. بعض گھر تو ایسے ہیں کہ کوئی اور ہے بھی نہیں اس بچے کو دیکھ بھال کر سکے, کیونکہ ایک خاتون سے جب میں نے پوچھا کہ کس کے حوالے کر کے جاتی ہو بچے کو, اس نے کہا اللہ کے. میں نے کہا مطلب اللہ کے حوالے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن کیسے؟ کہتی ہے ٹوکرے کے اندر رکھتی ہوں, دوسرا ٹوکرا رکھتی ہوں اور جا کر, کیونکہ وہاں پہ دھوپ کے اندر میں کب تک پکڑ کے رکھوں بچے کو. اب اس بچے کو بھوک لگتی ہوگی, وہ پاؤں مارتا ہوگا, وہ روتا ہوگا, چیختا ہوگا, کتنا تڑپتا ہوگا. پھر مجھے یہ چیز اس وقت کی یاد آئی کہ جب اس بچے نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم سٹارٹ ہو گیا, اور یہاں کا بچہ بیچارہ کتنا رگڑتا ہوگا ایڑیاں, روتا ہوگا. ایک دن مجھے پتا ہے ان کی یہ مایوسی ختم ہوگی, اللہ ان کا مسئلہ حل کرے گا, کیونکہ یہ مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں, شروع سے آئے ہیں, قومیں بدلتی رہی ہیں. مسئلے مسائل ایسا ہوتا ہے کہ مسئلے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی آتا ہے ایسا جو سولوشن بھی لے کر آتا ہے, انہی میں سے کوئی اٹھے گا ایسا جو کہ اس کو تبدیل کرے گا اور اس ماحول کو, ظاہر سی بات ہے اللہ ایک دن بدلے گا. لیکن ابھی جس سچویشن سے وہ لوگ گزر رہے ہیں تو واقعی دل روتا ہے وہاں جا کے, اور کئی راتوں تک پھر ہمیں نیند نہیں آتی کہ آج کی دنیا میں اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے مسئلے مسائل لوگ فیس کر رہے ہیں, تو کہاں ہے ہماری وہ انسانیت جس پہ ہم بات کرتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں میڈم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, من و سلوہ اترنے کا انتظار مت کیجیے, یہ وقت ہے جب ہم اپنی قوم کا ساتھ دے سکتے ہیں. چیئرمین صاحب, پانی نہیں مل رہا, کیا مائیگریٹ کرا دیں ان لوگوں کو یہاں سے, کہیں اور شفٹ کر دیں؟ دیکھیں 2 ڈیزرٹس ہیں سندھ میں, ایک تھر ہے اور دوسرا کراچی ہے. کراچی بھی ایک ڈیزرٹ ہے. کراچی میں پانی آ رہا ہے K1 K2 K3 K4 کے نام سے. کراچی میں پانی دستیاب ہے, کراچی میں پانی دستیاب ہے ہب کے ذریعے سے, لیکن تھر میں پانی دستیاب نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ تھر کے لوگ اس پانی سے کیوں محروم ہیں؟ محروم اس لیے کہ حکومتی غفلتیں. ہمارے ساتھ جو تھر ہے اس کے ساتھ ہی لگا ہوا جو ہے نا وہ راجستھان ہے ہندوستان کا. ایک ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں دونوں طرف. وہاں پر پانی آتا ہے نلکا کھولنے پر, نلکا کھولیں تو پانی آتا ہے, لیکن یہاں پر عورت کی زندگی گزر جاتی ہے, سالوں سالوں اس کے بیت جاتے ہیں, وہ پانی نہیں پورا کر سکتی اپنے گھر کا. اس وجہ سے نہیں کر سکتی, حکومتی غفلتیں. حکومتی غفلتوں کے ہونے کے باوجود بھی ہمارے ہاں جو پیری مریدی کا نظام ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کے اندر, تھر کے اندر بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان چیزوں کو ہمیں روکنے کے لیے بنیادی طور پہ ان کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ تھر کے پانی کے لیے سوال ان کو کرنا ہوگا دنیا سے. ہم ضرور سوال کریں گے, ہم ضرور اس پر آواز بلند کریں گے. ہیومن رائٹس جب بھی وہاں پر جاتی ہے تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر مظاہرے کرتی ہے اور ان سے, ان کے منہ سے یہ آواز نکالتی ہے کہ تھر کو پانی دو. تھر کو پانی دینا بنیادی طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم پچھلے دنوں ریحانہ بھی ہمارے ساتھ تھے, ہم نے پورا ایک جلسہ کیا وہاں پر ہم نے, اور جلسے میں یہ اظہار کیا وہاں کے لوگوں کو کہ تھر کو تھر کنال دو. وہاں پر سینکڑوں لوگ تھے, رمضان کا مہینہ تھا, اس کے باوجود بھی ہم نے جو نا وہ بہت ساری چیزیں کوشش کی. اب ہم یہ چاہتے ہیں ہم سب لوگ مل کر وہاں کی پیاس کو بجھائیں. اگر وہاں کا جو بچہ پیاسا مر جائے گا تو یہ اسی صف میں شامل ہوگا جو کربلا کی صف ہے. معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کے اتنی بڑی اس ٹائم لگ بھگ 2.5 کروڑ آبادی ہے, اس کے لیے ایک K4 کا منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے لاکھوں آبادی کو اتنی لمبی ڈسٹینس کے اوپر کوئی کینال کھود سکتی ہے؟ دیکھیں کینال کا کوئی ایشو نہیں ہے, میرپور خاص تک کینال آ رہی ہے, اس کے آگے پہنچنا عمر کھوٹ تک آتی ہے, اس کے آگے پہنچانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. حکومتوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کل ہی $10 ارب ملے نا پاکستان کو, کل ہی کے دن تھے نا, اس کو پریورٹی میں شامل کر سکتے ہیں. $10 ارب شامل کیے ہیں, تو ان لوگوں کی پیاس کیوں نہیں بجھاتے وہاں پر؟ آپ اندازہ لگائیں جب بارش ہوتی ہے تو پورا تھر سرسبز ہوتا ہے. آپ بھول جاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ پاکستان میں سوات کو آپ بھول جائیں گے جتنا خوبصورت وہ ہوتا ہے. آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ وہاں پر پہلے بہت عرصہ پہلے
सैकड़ों साल पहले वहाँ पर दरिया होता था, लेकिन दरिया क्लाइमेट चेंज की वजह से उलट गया और वहाँ पर जो ना वो रेगिस्तान हो गया। आज भी मोर उस ज़मीन को नहीं छोड़ता, इस वजह से उस ज़मीन से उसकी मोहब्बत है, वो हिजरत करके कहीं जा सकता है लेकिन उस ज़मीन के साथ अटैच है वो। हम ये कहते हैं, बल्कि हम सबको ये बात करनी चाहिए कि थर के लोगों को पानी दें अगर पानी उनको मिल जाए। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो छोटे छोटे डैम्स हैं, बारिशें होती हैं, उन डैम्स को बनाया जाए, वहाँ पर छोटे छोटे डैम्स बनाए जाए कि पानी को कहीं पर जो है ना स्टोर किया जाए। वहाँ पर लोगों ने डैम तो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे मलीर पे भी बने थे जिसकी सिर्फ 2 दीवारें थी। हाँ, डैम बड़ा नाम थे। आप देखें, ये एक ऐसी बात है कि आप अगर आपके सामने कोई बंदा अगर प्यासा होगा ना, तो आपकी चाहे जितनी उसके अंदर आपकी नफरत हो, लेकिन आप पानी ज़रूर पिलाएंगे उसको, क्योंकि पानी पिलाना हमारी जो ना वो रस्म के अंदर है, रस्म इंसानियत के अंदर शामिल है। किसी को प्यासा नहीं रखा जाता। आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि मेरी वालदा गुर्दे की पेशेंट थी, मैं उसको पानी नहीं पिला सकता था, डॉक्टर ने मना किया, लेकिन मैं तड़पता था कि ये काम मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। और यही तड़पना होता है हर इंसान का। लेकिन उसके पानी के नाम पर लोग जो फ़रोख्त कर रहे हैं, उन लोगों को उनकी तिजारत कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, थर के अंदर लोग कुएं के नाम पर पैसे लेते हैं, लोगों की सेहत के नाम पर पैसे लेते हैं, लोगों की दीगर चीज़ों के नाम पर पैसे लेते हैं। कहाँ जाते हैं वो? अमीर हानी मुस्लिम का जो है ना वो पूरा एक कमीशन बना हुआ है जो हाई कोर्ट ने बनाया, उसमें आज तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी। जो 110 इन्होंने जो 1100 आरओ प्लांट्स लगाए, उसका हिसाब कौन देगा? आप मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे मुल्क के जो ना नौजवान सियासतदान हैं, आप उनसे पूछे ना कहाँ है वो पानी। वहाँ पर उन्होंने कहा हमने आरओ प्लांट्स लगा दिए, लोगों को पानी मिल गया। क्यों नहीं पानी मिल रहा? पानी जा रहा है तो किसी वडेरे के घर में जा रहा है, पानी जा रहा है तो किसी सैयद ज़ादे के घर में जा रहा है, पानी जा रहा है तो किसी एमएनए के घर में जा रहा है, किसी रईस के घर में जा रहा है, गरीब के घर पानी नहीं जा रहा। वहां पर अगर कोई पानी से प्यासा मर गया, इसका सवाल किससे होगा? मुझे बताएं। मुझसे होगा, आपसे होगा, सबसे होगा, हुक्मरानों से होगा। और हम इस पर क्यों नहीं आवाज बुलंद करें? जब तक हम इस पर आवाज नहीं बुलंद करेंगे, ये प्यास नहीं बुझेगी, और ये प्यास नहीं बुझेगी, आखिरत में हम भी प्यासे रह जाएंगे और हम सब जो ना तरसते रहेंगे अपनी उसके लिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। औरतों की सेहत के बारे में आप बड़ी कॉन्शियस रहती हैं। मैंने अक्सर सुना है कि आप उनकी सेहत के बारे में अक्सर ऐसी बातें बताती हैं। क्या है वो सेहत इनकी? साहब, मैं अगर आपको बताऊं, थर की औरत बहुत बहादुर है, बहुत ज़्यादा बहादुर है। क्योंकि ये जो पानी पे हम बात कर रहे हैं, आप यकीन करें जब हम जाते हैं तो उनके जो चावल होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मेहमान नवाजी तो वो करते हैं भरपूर तरीके से, जो खाना वो ला के रखते हैं, चावल उनके आधे कच्चे होते हैं, यानी कि पानी की कमी की वजह से पूरा पका भी नहीं सकते। उनकी सब्ज़ी में इतना कम पानी होता है कि वो सही तरीके से पकती नहीं है। अब वो उस सब्ज़ी को, उनको तो आदत हो चुकी है, जाहिर सी बात है वो शुरू से खा रहे हैं। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि निवाला अंदर ले जाना। और आप हेल्थ की अगर बात कर रहे हैं तो इस तरह के फूड जो उनको मिल रहे हैं तो उसमें क्या हेल्थ रहेगी? जाहिर सी बात है, अब प्रेगनेंसी में है बंदी और बेबी अगर हो भी गया है, हॉस्पिटल्स का सिस्टम वहाँ पे नहीं है, कोई भी ऐसा सही मुझे सिस्टम वहाँ पे नहीं नज़र आया। लोगों के दांत बिल्कुल गल चुके हैं, उनका कलर इतना चेंज होगा, स्किन उनकी इतनी ख़राब हो चुकी है कि यकीन करें हम 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं, हमारी स्किन इतनी वहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो वो उन बेचारों का क्या उनका हाल है। अभी भी मैं कहती हूँ बहुत खूबसूरत है वो, अभी भी अल्लाह ने उनको इतनी खूबसूरती दी हुई है कि वहाँ पे रह रहे हैं मुस्तकिल, और उसके बावजूद भी वो जो है अच्छे दिखते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि काफ़ी हेल्थ के इश्यूज़ वहाँ पे हद से ज़्यादा हैं, क्योंकि कोई हॉस्पिटल वहाँ पे करीब के इलाके में है नहीं। अब खुद सोचें कि अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, एम्बुलेंस कैसे आती है कितने जल्द, क्योंकि इतना दूर है वहाँ। एम्बुलेंस पहुँचेगी, फिर उस पेशेंट को लेगी दूसरे इलाके में, अगर लेके जाएगी हॉस्पिटल, तो बीच में क्या मतलब इतना लंबे उसमें किस ऐसे बाज इस तरह की बीमारियां होती है जिसमें हाथ के हाथ आपको पहुंचाना होता है। बेशक है, बिल्कुल। आग लग गई है, जले हुए मरीज हैं, कोई डिलीवरी केस आ गया है, उसको उसी या वक्त लेके जाना है शाम काट ले जी। और अगर मैं आपको बताऊं, यकीन करें नाउजुबिल्ला ऐसे केसेस हुए हैं कि वहाँ पे अगर जो डॉक्टर्स भी हैं तो वो भी इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है। जाहिर सी बात है उस इलाके में पढ़ा लिखा बहुत अच्छे हाई लेवल का डॉक्टर जाकर बैठना गवारा नहीं करता। वहीं के छोटे मोटे नर्सेज होंगे, थोड़ा सा सीख लिया किसी क्लिनिक में बैठकर। ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि अब मैं बताते हुए भी हो रही हूँ कि पता नहीं शायद कोई बुरी बात ना मेरे मुंह से निकल जाए कि औरत का डिलीवरी केस था, अब ऑपरेशन का केस बन गया। वो नर्स को इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, डॉक्टर आई नहीं, उसने कहा तुम कर दो, और उसने उसका पूरी गर्दन काट दी, सर अंदर रह गया और बच्चे का धड़ बाहर। मतलब वो फिर कितने हफ्ते बाद जब उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, दूसरे बड़े सामने वाले इलाके में जब वो लोग गए और उन्होंने करवाया तो फिर उनको पता चला कि जी इस तरह से ये सीन है। तो ये इस तरह की सिचुएशन मैं सोचती हूँ कि क्या मतलब वाकई अल्लाह को क्या जवाब देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे ही कुछ और बातें आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इंतजार कीजिएगा हिडन आई पे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग अपनी जगह मौजूद हैं। ये दुख भरी बातें आपको बता रहे हैं। तालीम पे बात करके देख लेते हैं। चेयरमैन साहब,
آپ نے بہت ساری چیزوں پہ بات کی. ایک تو ویسے ہی ہم جاہلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری قوم بڑی جاہل ہے, اوپر سے جو تھوڑی بہت کتابیں موجود تھیں, جو علم کے راستے تھے وہ نہیں ہے وہاں پہ, اور اسکولوں کی جو آپ نے ماحول دیکھا وہاں پہ. تعلیم کے بارے میں کیا جانتے؟ دیکھیں, زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے انسان کو بنیادی چیزیں ملنا, یعنی مثال کے طور پر روٹی ملنا, پانی ملنا. یہ دو چیزیں ملیں گی تو آدمی تعلیم کی طرف جائے گا. جہاں پر یہ دو چیزیں نہیں دستیاب ہیں وہاں پر تعلیم تو بہت سیکنڈری بات ہے نا. وہاں پر اسکولز قائم ہیں, بچے اسکول بھی جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سندھ میں جو ٹیچرز کا حال ہے وہ کیا ہے, آپ اندازہ لگائیں ان استادوں کا کیا حال ہے جو ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور کئی ایک اسکول کے اندر 10 انرول ہوتے ہیں ٹیچر, لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے ایک ٹیچر آ رہا ہے, وہ بھی سب کی تنخواہیں جو نہ کچھ لے رہا ہے. اب بچے 100 بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ٹیچر بیٹھا ہوا ہے, اس میں پہلی کلاس بھی ہے, دوسری کلاس بھی ہے, تیسری کلاس بھی ہے. اس طرح سے بہت زیادہ ہوا ہے. لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے وہاں پر خواتین موجود نہیں ہیں, خواتین کو تعلیم نہیں ملتی وہاں پر. خواتین جب پڑھی لکھی نہیں ہیں تو سیدھی سی بات ہے بچوں کو کس طرح سے پڑھائیں گی. اور وہاں پر صورتحال تعلیم کے حوالے سے اتنی خراب ہے کہ وہاں پر جو نا کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. تھر میں کوئی یونیورسٹی نہیں کوئی ہے, یونیورسٹی نہیں. صحیح نا. کالج ہے, اسکول ہے تو ایک جگہ پر ہے. دوسرا آپ مجھے بتائیں جہاں پر ٹرانسپورٹ نہیں ہو, ہم شہر کراچی کے اندر بھی چنگچیوں کے ذریعے سے ہماری بچیاں گزارا کر کے پہنچ جاتی ہیں, وہاں پر ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اور ایک راستہ اتنی دور ہے, مثال کے طور پہ ایک جگہ اسکول اگر کسی کا ایک شہر میں ہے تو دوسری جا کر 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر کے فاصلے پر دوسری جگہ پر کالج ہے یا مڈل اسکول ہے, اتنی دور ہے. وہ کس طرح سے پیدل جائیں گی بچیاں؟ اس لیے بچوں کی تعلیم ناپید ہے وہاں پر. بچوں کی جو تعلیم ہے عموماً وہاں پر جو بچوں کی تعلیم ہے وہ بہت زیادہ اس طرح سے بہتر نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. اس پر ضرورت ہے کام کرنے کی, نئے آئیڈیاز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں لوگ جو نا وہ پرانی چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں, نئے آئیڈیاز, مطلب وہی فرسودہ نظام ہے, وہی طریقہ کار ہے. ہاں. ہم ان بچوں کو اگر اسکول بنائیں ہم وہاں پر, اور ہر بچے کو کہیں کہ ہم یہاں پر ہر بچے کو ایک منرل واٹر کی بوتل دیں گے, ہر بچے کو 1.5 لیٹر کی ہم منرل واٹر کی بوتل دیں گے, اور بچے آئیں اور ایک بسکٹ کا پیکٹ دیں گے ہم. آپ اندازہ لگائیں کتنے بچے آ جائیں گے اسکولوں میں وہاں پر. ہر ماں چاہے گی میرا بچہ پانی تو کم سے کم پی لے 1 لیٹر. اس پر کیوں حکومتیں توجہ نہیں دیتی ہیں؟ ہم جو ہے نا وہ دوسری جگہوں پر جا کر, ہماری اتنی ساری کمپنیاں ہیں جو پانی کراچی سے دیگر جگہوں سے نکالتی ہیں, اگر وہ طے کر لیں کہ یار ہم 1 لاکھ بوتل جو ہے نا وہ 1 مہینے میں وہاں پہنچائیں گے پانی کی, تو ایک بچہ اسکول جاتے ہوئے اگر 1 لیٹر اس کو پانی مل جائے, 1.5 لیٹر پانی مل جائے تو خوشی خوشی اسکول آئے گا. بسکٹ کا ایک پیکٹ مل جائے خوشی خوشی آئے گا, چاکلیٹ کا ایک پیکٹ مل جائے خوشی خوشی آ جائے گا. جب آپ رواج بنائیں گے, جب آپ اس کو رسم بنائیں گے تو لوگ اسکولوں کی طرف آئیں گے. تعلیم کے اندر یہ وہاں پر لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. وہاں کی خواتین, جس طرح ریحانہ نے کہا کہ وہاں کی خواتین بہت دلیر ہے, وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے, اس کی پیاس کے لیے وہ چلی جاتی ہے دوسری جگہ پر. وہ کیوں نہیں چاہے گی اس کے بچے پڑھیں؟ لیکن حکومتی غفلتیں ہیں سوائے اس کے اور کچھ نہیں. تھینک یو. میڈم ریحانہ, کم عمری کی شادی تو ہمارے پورے خطے کے اندر تکلیف دہ ہے, وہاں بھی سنا ہے کہ بہت کم عمر بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. جی بالکل, وہاں پہ یہ بہت زیادہ عام رواج ہے کہ یہ بہت ینگ ایج میں کر دی جاتی ہے. جس طرح جمشید صاحب نے بتایا, انہوں نے باقاعدہ ایک بندے سے کوشچن کیا کہ یہ تو ظلم ہے, زیادتی ہے, گناہ ہے, تم نے اتنی چھوٹی بچی کی شادی کیوں اتنی کم عمری میں کر دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری غربت کا یہ حال تھا کہ کچھ برتن تھے گھر میں جو کہ میں بیچ دیے میں نے ان کو کھلانے پلانے کے لیے. اب اگر میں اس کو اپنے پاس رکھتا تو یہ بھوک سے مر جاتی. اب کم از کم وہاں پہ اگر مرے گی بھی تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ تو مرے گی نا, کھلائے گا تو صحیح وہ بندہ اس کو. تو اب بعض چیزیں دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ یہ دیکھیں یہ گناہ ہے اور یہ چیز جو ہے یہ مطلب ایک اچھی نہیں ہو رہی ہے, ایک ایکٹیویٹی جو چل رہی ہے اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. اگر اس کو روٹ میں جا کے ہم دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چلا آ رہا ہوتا ہے. ٹرانسجینڈرز ہیں جس طرح کے اب ہم بات کر رہے تھے, یا اور جو اتنے کرائم بڑھ رہے ہیں اور جو اتنی زیادہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, اس کی اگر تہ میں جا کر ہم دیکھیں تو ضرور اس کے پیچھے بھوک ہوگی, ضرور اس کے پیچھے کوئی ایسے مسئلے مسائل ہوں گے. ہم ان لوگوں میں بیٹھ کر پوچھتے نہیں ہیں, ہم صرف اور صرف ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو یہ برائی کر لی. اب اس کے پیچھے آپ جا کر پوچھیں تو صحیح, اس باپ کی مجبوری, اس ماں کی مجبوری کہ وہ کیا اس کو پیدا کر سکتے تھے, اس کو اتنا 12 سال تک پال سکتے تھے, 10 سال تک پال سکتے تھے, اس کے بعد کیوں نہیں, کیا مجبوریاں ہیں کہ اس نے اتنی مجبور ہو کر جو ہے اس کا یہ قدم اٹھایا اور بچی کی اس طرح شادی کر لی. ان مسائل کو ہم نے حل نہیں کرنا, ہم نے صرف ایشوز اٹھانے ہیں اور دنیا کو دکھانا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے اور پاکستان میں یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ جو ہے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں, دوسروں سے فنڈنگ لینی ہے اور ان پہ وہ لگانی نہیں ہے. تو یہ رواج چل رہا ہے, ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہوگا, روٹ میں جا کر دیکھنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے, کیا ہے کہ ان کا سلوشن ان کو کہ کس طریقے سے کما سکیں 2 وقت کی عزت کی روٹی. اس ماں کے پاس کوئی ہنر آنا چاہیے, اس کو ٹائم ملے اتنا کہ وہ اپنے ہنر کو استعمال ان کی بھی بچوں کی گروتھ ہی نہیں ہو سکتی ہوگی اتنی کم ایج کے اندر اگر شادی ہو جاتی ہے, اور بیماریاں, صحت, کیا وہ
आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर लेती होंगी? मैंने कहा ना, जिस तरीके से अगर हम अपने यहाँ के लोगों को कंपेयर करें, अपने आप को उनके साथ कंपेयर करें, तो हम तो शायद 1 घंटा भी इतनी मेहनत नहीं कर सकते जितनी वो पूरा दिन करती है। पूरे घर को देखना, बच्चों को देखना, पानी भरने जाना, इतने बड़े बड़े इतने सारे मटके उन्होंने अपने सरों पे रखे हुए होते हैं कि मैं कहती हूँ यहाँ का मर्द शायद वो मटके अपने सर पे ना उठा सके, उसमें से एक भी ना शायद रखना मुश्किल हो। उन्होंने एक के ऊपर दूसरा चढ़ाया हुआ होता है। बाज माएँ तो अच्छी होती हैं, बच्चों को लेके जाती हैं, उनके गोद में बच्चे भी होते हैं, बाकायदा गधों को भी खींच रही होती हैं, बहुत सारी जिस तरीके से कर रही होती हैं। मैं कहती हूँ कि अगर अक्सर देख रही होती हूँ अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बड़ा नाम तो इस औरत के लिए क्यों नहीं है कोई ऐसा कि अल्लाह ने इनके लिए रखा है। मैं कहती हूँ दुनिया में कोई इस काबिल मेरे ख्याल से है भी नहीं जो उनको इस चीज़ का सिला दे सके। इसका सिला एक रब की ज़ादी उनको देगी कि अगर इतनी सख्तियों से वो गुजर रही है तो ज़रूर उसका बहुत बड़ा इनाम होगा। लेकिन यह है कि फिर भी मैं फिर ये कहती हूँ कि चेंजेस कौमें लेकर आती हैं, हम सबको इस पे काम करना है और बहुत आसानी से हो सकता है। ये नहीं है कि इम्पॉसिबल कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पे नहीं हो सकता, नहीं किया जा रहा, ये अलग बात है। आंखें बंद कर दी गई हैं, इंसानियत खत्म हो गई है, अपनी ज़ाती मफादात को हमने आगे फ्रंट पे रख दिया है। इतनी लग्जरियस लाइफ के बावजूद मजीद लग्जरी हमें चाहिए और उस लग्जरी के लिए हम मजीद पीछे लेकर जा रहे हैं, तो ये ज्यादती है। चेयरमैन साहब, रोजगार का जरिया वहाँ सुना है कि खाने पीने की हर चीज, और कोई करीब करीब ऐसा रोजगार नहीं सवाए गालबन एक नमक, कोयला, या इसके अलावा कोई? अच्छा, ये भी बड़ी ट्रेजेडी की बात है कि कोयला वहाँ होता है लेकिन नौकरियाँ जो ना बाहर के लोगों को मिल रही होती हैं, मकामी लोगों को नहीं मिल रही होती हैं। और दूसरा, वहाँ पर ज़्यादातर जो रोज़गार है वो लोग मुख्तलिफ शहरों में जाकर चौकीदारी करते हैं या किसी बंगले के अंदर गाड़ी चला लेते हैं, इस तरह का, या कोई खानसामा हो जाता है तो वो जाकर उससे शहर से दूसरी जगह पर जाकर वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई काम है नहीं। वहाँ पर जो ना वो जो गाय है वो खारा पानी पीती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है उस तरह से, वो बेचारी जो ना वो पतली सी गाय होती है, और इस तरह से बकरी की ग्रोथ नहीं होती है। वहाँ बारिशें होती है तो बहुत ज़्यादा उनको मिल जाता है अनाज, लेकिन अमूमन वहाँ पर सैकड़ों की तादाद के अंदर गाय हलाक हो जाती हैं, सैकड़ों की तादाद के अंदर बकरियाँ हलाक हो जाती हैं। कि वहाँ पर अगर हम लाइफ स्टॉक पर ही वहाँ पर काम कर लें तो बहुत ज़्यादा लोगों को मिल सकता है। वहाँ पर हम बेहतर हिकमत अमली बना लें तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क हो सकता है लाइफ स्टॉक देने वाला इन्हीं जगहों से, अगर हम उन्हें पानी दे दें। क्योंकि वहाँ की औरत ट्रेन है, यानी कि उसको पता है कि इसकी ग्रोथ किस तरह होगी, गाय को किस तरह बड़ा किया जाएगा, इसका किस तरह ख्याल रखा जाएगा, उसको पता है कौन सी मौसमी बीमारियां लगती हैं, उसको पता है इसको अगर मुँहखोर हो गया तो किस तरह इसको दूर किया जाएगा, उसको पता है कि बकरी किस तरह बच्चे की विलादत करेगी, उसको सारी चीज़ों का इल्म है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि उनकी जो है ना उस लाइफ स्टॉक पर हम कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि वहाँ की ज़मीन बहुत सरसब्ज़ है लेकिन पानी नहीं है, अगर पानी हो जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदम होती है। दूसरी बात यह है कि वहाँ का जो गवार फली है जो वहाँ से आती है, यहाँ से बाजरा आता है, उस बाजरे के रेट नहीं दिए जाते, थर्ड पार्टी पर होते हैं। मिसाल के तौर पर गवार फली है, उसका रेट जो उसको वहाँ पर मिलता है 5 रुपये किलो मिल रहा होता है, और यहाँ पर गवार फली जो ना 150 रुपये 200 रुपये किलो बिक रही होती है। बीच में जो मिडल मैन होता है वो सारा पैसा ले जाता है और उन बेचारों को कुछ नहीं मिलता। इस तरह बाजरे के रेट हैं, दीगर चीज़ों के रेट हैं, उनको रेट नहीं मिलते। इसकी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो है ना वो हुकूमतें उनसे डायरेक्टली चीज़ें ख़रीदें और उनसे डायरेक्ट ख़रीद करके मार्केट में लेकर आएँ और उन लोगों को जो है ना वो सेहतमंद चीज़ें मिलें। दूसरा ये कि यहाँ पर जो नौकरियाँ कर रहे हैं लोग, ये बात ठीक है कि सारा बोझ कराची शहर पर नहीं डालना चाहिए, ये ठीक है कि यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, वहाँ पर लोगों को जो एजुकेशन के मौक़े हैं वो ज़्यादा देने चाहिए, लोगों को मकामी लोगों को नौकरियाँ देनी चाहिए। जिस तरह वहाँ पर जो है ना वो अभी आप जो हमारी एक बहुत बड़ी जो है वो वहाँ पर जो कोयले की कानें हैं या दीगर चीज़ें हैं जितनी भी जहाँ से हम बिजली निकाल रहे हैं उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, मकामी लोगों को नौकरी देनी चाहिए। पानी अगर मिल जाए ना, मैं आपको कहता हूँ पानी अगर मिल जाए, आप मुझे बताएं रकबे के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है वो, रकबे के लिहाज से कराची से भी बड़ा ज़िला है वो रकबे के लिहाज से। अच्छा, वो डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है। अब उसको पानी का इशू उसका अगर रिजॉल्व हो जाए तो आप यकीन मानिए कि वो एक इस जग के पानी से जो है ना वो कम से कम जो है ना वो 1 मन गंदम बना लेंगे। उनको पता है आइडिया किस तरह इसको करना है, हमें बस तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। मैडम रेहाना, ख़वातीन के इशूज़ पे आप माशाल्लाह बात कर रही हैं, कोई ऐसा इशू जो आप इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को कहना चाहें? देखिए, इश्यूज़ तो वहाँ पे सबको ही पता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, हमने इसमें से हमने डिस्कस भी किए और वैसे भी लोग जानते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसा है कि हर बंदे को पता है कि क्या मसले मसाइल हैं, क्या है क्या नहीं है। अब मेजर जो है उसी को हम फोकस करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखने वाली हैं। कि ये पानी का जो इशू है, वहाँ पे ये नहीं कि कुएं थे, लेकिन उसमें अब जमशेद साहब को भी पता है कि हमने 10 दफ़ा डोल डाला और वो अंदर से खाली निकलता था।
यानी कि सूखे हुए हैं वो, बिल्कुल उसमें है ही नहीं पानी। तो अगर वो चले भी जाएं, भर भी लें, सारा दिन भी इंतज़ार करें, तो वो क्या उसके अंदर निकलता है। अच्छा, इतने बड़े बड़े ताले उस पे लगे हुए हैं, वो एक ही वक्त में खुलता है, और उसमें से जो है वो पता नहीं कितने घंटे सुबह से लाइनों में लग जाते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन नदीम साहब, जब तक इंसान एक तकलीफ से गुजरता नहीं है ना, तो उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। आप जब अपनी मदर की बात बता रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि आपने वो तकलीफ देखी थी, तो आपने उस दर्द को फील किया। और आपने आज का टॉपिक भी इसी वजह से रखा, क्योंकि आपको पता है कि प्यास की शिद्दत क्या होती है। आपके सामने ही सब कुछ हुआ, हम जाते हैं वहाँ, देखते हैं, हमें फील, क्योंकि खुद हम पे गुजर रही होती है, कि जो हम पानी उनके लिए लेके जाते हैं उससे आधे से ज़्यादा तो हमारा दिल करता है कि हम खुद पी लें, इतनी शिद्दत प्यास होती है वहाँ पे। तो जो लोग हमारे हुक्मरान हैं वो खुद उस तकलीफ से गुजर नहीं रहे, वो खुद जाकर उन लोगों में बैठे नहीं हैं, उनको क्या तकलीफ का अंदाज़ा, उनको क्या पता। उनको तो बहुत कुछ मिल रहा है, उनके लिए तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, उनको एहसास इस वजह से नहीं हो रहा। तो हमें उठना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, और जितना हो सकता है हमें खुद से करना होगा, और बाकी अल्लाह ही उनकी मदद करेगा। और हो सकता है किसी के दिल में रहम आ जाए, लेकिन ये है कि तकलीफ से जब गुजर जाओ ना, आप उस तकलीफ को देख लो और फील कर लो, तो आप दर्द को फील करने लगते हैं और आपको फील होने लगता है कि ये एहसास है। लिहाजा मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े इसी वजह से हमें दिए हैं कि हमें प्यास की और भूख की शिद्दत का अंदाज़ा, और उसके बाद जो है हम ऐसे लोगों के मसले मसाइल की तरफ आए और उनके लिए भी आगे बढ़ें। तो हम तो बड़े हैं, जमशेद साहब का बहुत अच्छा ये एक वो है कि हर साल हम लोग काफ़ी दफ़ा जब भी जाते हैं तो जितना हमसे होता है हम करते हैं, और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और इस तरह से सबसे मेरी गुजारिश है कि बढ़े आप लोग भी आगे। चेयरमैन साहब, खुदकुशियों की जो स्पेसिफिक वजह नज़र आती है वो क्या सबसे ज़्यादा देखिए, नज़र आती खुदकुशियों की जो वजूहत है ना नदीम साहब, उसमें वजह जो है बुनियादी तौर पे एक तो लोगों का मायूस होना है, जिस तरह हमने कहा कि हमने कुरान मजीद तकसीम किए, क्योंकि इस्लाम के अंदर है कि ख़ुदकुशी हराम है। लोगों को एक कॉन्सेप्ट जाता है तो लोग डरते हैं कि, वरना मायूसी तो बहुत ज़्यादा है ना, शहर में भी मायूसी है, मुल्क में भी मायूसी है, लेकिन वो खौफ दिलाती है, लोगों को रोकती है। एक तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को कुरान वहाँ पर नहीं पढ़े हुए हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है, लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो उस हवाले से। दूसरी वजह जो है ना, वो कम उम्री की शादियाँ हैं। मिसाल के तौर पे अदले बदले की शादियाँ जो होती हैं, मिसाल के तौर पर वट्टा सट्टा जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो कम उम्र लड़की होती है, बड़ी उम्र का आदमी होता है, वो जॉइंट वो नहीं होता, उनका सिलसिला नहीं बना, मैचिंग नहीं हो रही होती है, तो मायूसी की वजह से वो खुदकुशी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात शादी उसकी वहाँ नहीं हुई है, उसका कुछ वो होता है, तो दोनों लड़का लड़की खुदकुशी कर लेते हैं। तो आए दिन लोग खुदकुशी कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग जो है ना। अच्छा, दूसरी वजह यह है कि वहाँ पर लोग नफ्सियाती बहुत ज़्यादा हो गए, जहनी तौर पर मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू है वहाँ पर, और मेंटल हेल्थ का इशू होने की वजह से जो है वो लोग जो है ना वो बेइंतहा खुदकुशियाँ कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि वहाँ पर लोगों को बेरोज़गारी है, वहाँ पर मायूसी है, उस मायूसी से निकालने वाले लोग हम हैं ना। हम एक सेहत अफ़ज़ा मकाम में रहते हैं, हमें इल्म है, हमें सारी चीज़ें हैं, तो अगर हम कोशिश करेंगे, लोगों को हम सेहत देंगे, लोगों से बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये मसाइल ख़त्म होंगे। रेहाना मैडम, लोगों की, आपकी तो ख़वातीन के साथ बड़ा इंटरेक्शन रहा वहाँ लोगों लड़कियों के साथ, तो ख़वातीन क्या उनकी चाहत थी कि हम भी तालीम याफ्ता हों, हम भी इस मुल्क के लिए सर्व कर सकें? वो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी इस चीज़ पे कि एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलेगी, यानी कि हमारी नस्लें तो कम से कम बदलेंगी। और जाहिर सी बात है, इतनी रूखी लाइफ मैंने पूरे पाकिस्तान में शायद कहीं नहीं देखी जो लाइफ उनकी है। यकीन करें, जब हम जाते हैं और बच्चों में स्वीट्स वगैरह और ये बिस्किट्स, ये इस टाइप की जब चीज़ें बांटते हैं, तो उनके लिए इतनी बड़ी कोई खुशी होती है कि देखने वाली होती है, कि ये मतलब एक चाम आ जाता है लाइफ में, क्योंकि इतनी बोरिंग लाइफ है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। एक बिल्कुल चटियल मैदान है और बिल्कुल छोटी छोटी सी एक झुग्गियाँ बनी हुई हैं, और उसके अंदर एक झुग्गी बज़ाहिर आप देखेंगे इतनी छोटी लगेगी, लेकिन उसमें से जब लोग निकलेंगे तो वो इतने सारे कुंबे होंगे कि वो पता नहीं कैसे एक उसमें आ जाते हैं, हम देख के हैरान हो जाते हैं। तो वहाँ की तो औरत हमारी मिन्नत कर रही थी कि खुदारा, हमने तो जैसे तैसे अपनी गुजार ली, हमारी नस्लों के लिए अब ये होना चाहिए कि इनके लिए कुछ ऐसा हो कि ये पढ़ें और ये अपने नस्लों में चेंज आए। तो यही है कि वाकई देखें, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो एक इंडिविजुअल को नहीं बदलती। एक बंदे ने पढ़ लिया, उसकी आने वाली पूरी नस्ल उसका फ़ायदा उठाएगी, तो क्यों नहीं चाहेगी? वो तो चाहेगी, वो तो दिन रात इसके लिए दुआ करती होगी कि या अल्लाह कोई ऐसा मसीहा भेज दे कि हमारे बच्चे एटलीस्ट अब अच्छी ज़िंदगी आगे देख लें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम शऊर दे दें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मेरे इस खित्ते के लोगों को शऊर दे दें। इंतज़ार कीजिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमारी बात मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हुई। थर के मसले कोई एक मसला नहीं है, थर बहुत कुछ है। बहुत से लोगों ने इसमें मुख्तलिफ काम भी किए हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल ने बहुत से काम किए, आए इनसे भी इनकी काविशों के बारे में पूछते हैं। चेयरमैन साहब,
पिछले दिनों आपने एक थिएटर बनाया, बहुत सी काविशें आपकी, वन बाय वन बताते जाइए। देखिए, पहली तो बात ये कि थर में हमने जो है ना बहुत सारी चीज़ें की हैं, वहाँ के लोगों को हमने अवेयर किया है। हमने वहाँ के लोगों को बोलना सिखाने की कोशिश की कि वो अपना हक मांगे, ये बहुत बड़ा काम है। और हम वहाँ पर जब भी जाते हैं वहाँ पर मुज़ाहरा करते हैं, कराची में भी और उसके बाहर भी हम उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो हम वहाँ पर जो काम करते हैं, अच्छा बड़े अफ़सोस की बात है, मैं आपको बताऊँ, हमने वहाँ पर एक ग्रॉसरी की शॉप खोलना चाहिए तो वहाँ के लोगों ने कहा ठीक है आप खोल लें। हमने कहा आपको 50% पे यहाँ पर ग्रॉसरी मिलेगी, यानी कि आटा अगर 40 रुपये किलो है तो आपको 20 रुपये किलो मिलेगा, हालांकि आजकल तो आटा 150 रुपये किलो है, तो जितने की उसकी कीमत उसमें आधे में मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है हम कल आपको आकर बताएंगे। और हमने सारा सेटअप वेटअप बना लिया, हमने कुछ डोनर से बात भी कर ली। वहाँ पर अगले दिन आ गए, उन्होंने कहा जनाब ये काम आप ना करें। मैंने क्यों? कहने लगे दरअसल मेरे अब्बा ने और मेरे अब्बा के अब्बा ने भी जो है ना वो उधार लिया बनिया से, और हम जो है ना उसको सूद दर सूद देते आ रहे हैं। हमें कुछ नहीं होता, वो हमें उधार देता है। हमारा घर, हमारी ज़मीन, हम सब उसके पास गिरवी हैं। अगर हम दूसरी दुकान से लेंगे तो वो तो हमसे पैसे मांगेगा, तो इसलिए हम आपसे ये नहीं ले सकते। यानी कि हम उनको इतनी फैसिलिटेट कर रहे हैं, इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं कि 50% पे आप ले लें, वो मना कर रहे हैं। दूसरी वजह, हम वहाँ पर हमने कोशिश की है कि हम अमीरानी मुस्लिम के कमीशन में और दीगर जगहों पर हमने जाने की कोशिश की और उनके पानी के इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। इस तरह स्कूल्स पर, दीगर चीज़ों पर रिहाना ने भी स्कूल पे बहुत काम किया वहाँ पर। इस तरह सेहत के हवाले से हमने मेडिकल कैंप्स लगाए। हमने लोगों को जो है ना वो मुख्तलिफ़ जगहों पर लाकर लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें दी, बच्चों को किताबें दी, बहुत सारी चीज़ें हमने की वहाँ पर। कुएँ खोदने की कोशिशें की, बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं। लेकिन सिर्फ अपना बताना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका बताना ज़रूरी है कि उनको ज़रूरत है। सिर्फ चंद कुएँ से, चंद स्कूल्स खुलने से नहीं होगा, बल्कि जब तक ये इमदाद उनको मुकम्मल तौर पे नहीं मिलेगी, जो बजट उनके लिए हुकूमतों ने रखा है, इसमें करप्शन नहीं होगी, तो मेरे ख्याल चीज़ें सीधी हो जाएंगी। मैडम रेहाना, आपने भी माशाल्लाह उधर, तो आप ज़्यादातर किस शोबे में काम करती रही थर के ऊपर? वैसे तो मैं और जमशेद सर हम लोग एक साथ ही हैं, जो भी काम हमने किए हैं। लेकिन ये है कि जो मेन फोकस किया हुआ है, मैं अगर एज अ लेडी अपने आपको बताऊं, वहाँ की औरत को मैं चाहती हूँ कि उसकी लाइफ में चेंज आए, ताकि वो माँ अगर हेल्दी है और वो माँ अगर ऐसी है कि उसके हाथ में थोड़ा बहुत हुनर है और वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकती है, तो हो सकता है उसका बच्चा पढ़ ले, उसका बच्चा आगे बढ़ जाए, तो उस माँ को भी एक, उसके कलेजे को भी ठंड मिले कि हाँ मैंने जो इतनी बड़ी सख्ती गुजारी है, तो आज कुरान की सबसे पहले उनको तालीम देनी है, ताकि उनको कुरान पढ़ना आए, उसके अंदर वो जाने कि क्या है दीन, क्या है नॉलेज, क्या है, क्योंकि सारे मसाइल का हल तो उसके अंदर मौजूद है। इसके बाद फिर मैं ये चाहती हूँ कि माँ की एजुकेशन को थोड़ा बहुत इतना कि वो अपने बच्चे को शुरू में देख सके, फिर इसके बाद जाएगा वो स्कूल, फिर उसके बाद एक लेंदी प्रोसेस है। लेकिन मेरा जो फोकस है वो यही है कि थर की औरत की लाइफ के अंदर चेंज लेकर आए और उस औरत की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आए जिसने इतनी स्ट्रेसफुल और इतनी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारी है। मैं चाहती हूँ कि इसकी ज़िंदगी के अंदर कोई तो सुकून आए, कि वो भी देखे कि हाँ ज़िंदगी में कोई मज़ा भी है। जमशेद साहब, आप मुख्तलिफ अरबाब इख्तियार से भी मुलाकात करते रहे, कभी किसी का कोई ऐसा इंटरेस्ट नज़र आया कि जिसने उसको प्रायोरिटी पे इसको अपना मिशन बनाने की कोशिश की हो? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जब 1971 की वार हुई थर में, यानी 1971 की वार जब बांग्लादेश के साथ पूरा वो हुआ, तो वहाँ पर थर में इंडिया का झंडा लग गया। उसके बाद तय हो गया कि थर के अंदर जो है ना वो ये जो है ना वो पाकिस्तान के हामी नहीं, किसी ने लगा लिया। इंडिया करीब है वहाँ से, उन्होंने फ़ौज वौज कशी कर ली। अच्छा, बिलाखिर वहाँ से इंडिया की फ़ौज चली गई। उसके बाद वहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली भी जाती थी ना, तो वो भी ताकतवर हलकों से पूछ कर जाती थी कि हम जाएँ या नहीं जाएँ। अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब के ज़माने में, वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो ट्रैक्टर ट्रॉली का सिलसिला ख़त्म हुआ, फ़ौज ने NOC देना बंद कर दी और लोग वैसे ही जाना शुरू हो गए। उसके बाद कुछ तरक्याती काम वहाँ पर हुए, जो बात है करने की। लेकिन ये जो गुज़िश्ता दौर गुज़रा है, उसके बाद, उस थोड़े अरसे के बाद कोई काम नज़र नहीं आता। और कोई काम इसलिए नज़र नहीं आता कि काम करते हुए करप्शन की नज़र हो जाता है वहाँ पर। वहाँ पर अगर कोई फ़ौज की चौकी है, वहाँ पर अगर पानी की लाइन पहुँच रही है, तो इन तक क्यों नहीं पानी आ रहा? सोचने की बात है ना, उन तक पानी आ रहा तो इन तक पानी क्यों नहीं आ रहा? लोग लाइनों में ऊँट के ऊँट लोगों के खड़े हुए हैं, गधे के गधों की लाइनें खड़ी हुई हैं, लोगों की लाइनें खड़ी हुई हैं, बच्चे, हर उम्र के बच्चे नज़र आएंगे, औरतें नज़र आएंगी। औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती हैं, उसकी वजह यह है कि उनके पास उतनी सेहत नहीं होती है। और हमने अरबाब इख्तियार से जब भी बात की हमने इस पर, मैंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की इस सिलसिले में, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा हमारा तो फोकस है कि हम थर को पानी देंगे। और उन्होंने वही नहीं किया। अच्छा, उन्होंने वही नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा फोकस है, हम थर को पानी देंगे। मुझे उन्होंने अपने साथ बिठाकर कहा ये फोकस है, खान साहब ने वहाँ का दौरा किया और पानी देंगे। मैंने म्यूनसिपालिटी के लोगों से मुलाकात की, उन्होंने कहा जनाब थर तो हमारा मसला है,
وہاں تو ہمارے ووٹر رہتا ہے وہاں پر، لیکن کوئی پانی نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن لڑتے ہیں وہاں سے، لیکن پانی کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتے. مجھے بتائیں ہمارے پیر پگاڑا کی جتنی پارٹی وہاں سے الیکشن لڑتی ہے لیکن کوئی پانی کے لیے کام نہیں کرتی. آج بھی اس پارٹی وہاں سے جیتتی ہے لیکن پانی کے لیے کام نہیں کرتی. بلدیات بھی اس پارٹی کے پاس پانی کا کام نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہے بس کھائے جاؤ، کمائے جاؤ، کمائے جاؤ، کھائے جاؤ، بس یہی بات ہے. میڈم آپ کو کراچی کے اندر، آپ ظاہر سے کراچی سے بیس کرتی ہیں، کراچی میں خواتین آپ کے ساتھ اکثر والنٹیئر ہو جاتی ہیں، کیسا جذبہ ہوتا ہے جب وہ آپ کے ساتھ ملتی ہیں اور آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ کراچی میں خواتین بہت ساری ایسی ہیں جو کام کرنا چاہ رہی ہیں، اور سوشل ورکر کے طور پر تو ان کو اچھا لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے، انسانیت ہر کسی کے اندر ہے. دیکھیں ندیم سر، یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جھنجھوڑ کر احساس دلائیں گے کہ نیکی کی جائے اور یہاں پر جا کر تم کام کرو، یہاں پر ضرورت ہے. ہر انسان کو اللہ نے دل دیا ہے، ہر انسان کے ساتھ ضمیر ہے. جو کرنے والے لوگ ہیں وہ خود فیل کرتے ہیں. ان کو آپ منع کریں گے، ان کو آپ روکیں گے، وہ پھر بھی کریں گے. جمشید سر ہر جگہ دھرنا کیوں دیتے ہیں، ہر جگہ کیوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ درد کو فیل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 3 تلوار پہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوئی، عورت نہیں، ہر مرد کے ساتھ کچھ بھی ہو، یہ کھڑے ہوئے ملیں گے 3 تلوار پہ، یہ کھڑے ہوئے ملیں گے پریس کلب کے باہر، چیخنا چلانا اتنا زیادہ کہ ان کی آواز بیٹھ جاتی ہے. اس وقت ان پہ ترس بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اتنی تکلیف میں چیخ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک انسانیت ہے جس کے اندر ہے. اس کو آپ منع کریں، وہ آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے کرنا ہے. تو اس میں اگر میں یہ کہتی ہوں کہ ہم حکومت کو الزام دیتے رہیں، حکومت عوام کو الزام دیتے رہے، اسی لڑائی میں وہ کام رہ جاتا ہے. آپ جتنا کر سکتے ہو، آپ میں جتنی صلاحیت ہے، آپ اپنے حساب سے کریں. باقی اللہ جو ہے وہ اسی کو جواب دینا ہے. سب نے جا کے صحیح. اوپر، وہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ. چیئرمین صاحب، ایک تھیٹر بنایا تھا، ایک آپ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جو بڑی فیم ہوئی تھی. اس ڈاکومنٹری کے مجھے آپ نے بتایا 45 ٹمپریچر میں آپ کی خواتین جو اداکارائیں تھیں ہاں انہوں نے نہیں بڑی یہ محنت کی. اچھا، اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ ہم نے ویڈیو بنائی، ہمارے ساتھ جو ہماری خاتون ایکٹر ہیں بلکہ ہمارے ساتھ ممبر ہیں جویریہ، انہوں نے کام کیا. ریحانہ بھی اس میں گئیں. اب ریحانہ کتنی، آپ مجھے بتائیں کہ اس اسکن والی خواتین کس طرح سے وہاں پر جھیلتی ہوں گی گرمی کو. وہاں کی خواتین تو بیچاری وہ ہو گئی ہیں، اتنی مشکلوں میں انہوں نے وہاں پر سفر طے کیا. اس طرح اور خواتین جو نارمل حالات میں بھی رہتی ہیں، لیکن جب انہوں نے اس ساری چیز کو، غم کو محسوس کیا تو انہیں بھی احساس ہوا، انہیں بھی احساس ہے کہ کس طرح کی عورت جو ہے نا وہاں پر تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، کس طرح کے لوگ وہاں پر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں. وہ اپنے بچوں کو کھارا پانی پلا رہے تھے، ہمیں میٹھا پانی پلا رہے تھے. وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ رہے تھے، ہمیں روٹی کھلا رہے تھے. ہم یہ چیزیں دیکھ کر ہم حیران ہو گئے کہ انہوں نے جو نا ہماری خواتین کو چادریں پہنائی، انہوں نے اپنے گھروں سے شہد لا کر دیا. اتنے مہمان نواز، ہم دینے کیا گئے تھے وہ لے کر آ گئے ان سے. اور اتنے زیادہ بڑے دل والے لوگ ہم نے بہت کم دیکھے ہیں کہ یہاں پر تو ہر بندہ چھینے جاتا ہے. وہ تو اپنا پیٹ کا نوالا بھی، اپنے منہ کا نوالا چھین کر ہمیں، اپنے بچوں کا نوالا چھین کر ہمیں دیتے ہیں کہ نہیں آپ کھائیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہماری محبتیں ہیں، آپ ہماری ساری چیزیں. سارا سارا دن ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، پنکھے ہمارے اوپر چلا رہے ہوتے، لائٹ نہیں ہوتی پنکھے چلا رہے ہوتے ہمارے کہ ہمیں گرمی محسوس نہ ہو. جب اتنا خیال کرنے والے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، وہ اگر ہمارا خیال کر رہے ہیں تو ہم اس شہر کے اندر رہتے ہیں، ہم دسیوں چیزیں دیکھتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ان کا خیال کریں. ہماری ضرورت ہے، ہماری کوشش ہے کہ ان کا خیال کریں. اور ہم مختلف ویڈیوز کے ذریعے سے بھی اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، تھیٹرز کے ذریعے سے بھی، ویڈیوز کے ذریعے سے بھی، ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے بھی، کہ ان کا درد جو ہے نا دنیا سنے اور اس کا مسئلہ حل ہو. میڈم ریحانہ، ہمارے پاس 1 منٹ ہے، تھر کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام اور اپنی دنیا کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی یہی ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ بڑے ہیں آگے، میں کہتی ہوں کہ ہر بندے کو چاہیے کہ ان کی اس پین کو فیل کرتے ہوئے، کیونکہ اگر ہمارے پہ اس طرح کے برے حالات آ جائیں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی آئے گا ہماری مدد کے لیے. ہماری نظریں لگی رہیں گی آس پاس کے لوگوں پہ کہ کوئی تو آئے ہمارے مسئلے کو حل کرے. ان کی نظریں ہماری طرف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آئے لوگ آگے بڑھیں اور ہماری ان مسائل کو حل کریں. تو ابھی آنے والی جنریشن کا سوچنا ہے، ان کے لیے ہمیں کچھ ایسا لایا عمل کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کی زندگی بہتر ہو. کیونکہ اگر ابھی کے لوگوں کو دیکھا جائے اور ماضی میں جا کے دیکھا جائے تو اسٹل ان کی لائف بیٹر ہو گئی ہے، بیٹرمنٹ کی طرف جا رہی ہے. تو اگر ہم ابھی اور مزید کام کریں گے تو آنے والی نسلوں کی اور مزید بہتر ہوگی اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ ہم سے زیادہ اچھی لائف اسپینڈ کریں گے. جی چیئرمین صاحب، اب آپ آخری پیغام. بس آخری پیغام یہ ہے کہ لوگ دنیا میں پیدا ایک مقصد کے لیے ہوئے ہیں، اور وہ مقصد ہے انسانیت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. اگر ہم انسان ہو کر کسی کا خیال نہ رکھیں تو فائدہ نہیں ہے انسان کے پیدا ہونے کا. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے بڑا دھرم ہے. سب سے بڑی انسانیت جو ہے وہ محبت سے پھیلائی جا سکتی ہے، لوگوں کی خدمت سے پھیلائی جاتی ہے، لوگوں کے حقوق پر بات کرتے ہوئے پھیلائی جا سکتی ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں اور اسی کام کے لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ اس میں حصہ لیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پہلے تو میں اپنے دونوں ممبرس کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنی زیادہ معلومات اپنی ایکسرسائز اور اپنے تجربے کے بیس پہ ہمیں یہ معلومات دی. اب آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں صرف اتنا سا کہوں گا
कि थर के लोगों को पूरे दिन के अंदर एवरेज 4 गिलास की एवरेज मिलती है, 4 गिलास। और हम, मेरा ख्याल है, एक दफ़ा हाथ धोते हुए 10 से ज़्यादा गिलास ज़ाया कर देते। तकलीफ दे अमल है, अपने लिए ना बचाएं, थर के लोगों के लिए बचाएं। अगर अब उनको तकलीफ होगी तो हमसे हमारी पूछ होगी। देखते रहेगा हिडन आई का अगला प्रोग्राम। थैंक यू, खुदा हाफिज़।